मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, मेदिनीपुर और बांकुरा में जनसभाओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन पर एक साथ हमला बोला। पुरुलिया की जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि बंगाल के लोगों की पीड़ा अधिक दिन तक नहीं रहेगी और टीएमसी की गुंडागर्दी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। सीएम योगी ने कहा कि 2 मई के बाद टीएमसी सरकार की विदाई निश्चित है। वहीं सीएम योगी ने बंगाल की सरकार पर राम नाम से बैर होने की भी आरोप लगाया। लेकिन आज बंगाल की अस्मिता स्वयं खतरे में है और इसलिए बंगाल के साथ जुड़ने के लिए और बंगाल फिर से परिवर्तन का वाहक बन सके, इस दिशा से आप सबका आह्वान करने के लिए विधानसभा चुनाव के बहाने ही हमें यहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बंगाल में पहुंचे और बंगाल की 3 सीटों पर आज उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और इस दौरान बंगाल सरकार पर यानी ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और बताया कि किस तरीके से राम नाम से बैर है पश्चिम बंगाल की सरकार को और यूपी की योजनाओं को बंगाल में लाया जाएगा। बंगाल के अंदर बंगाल की टीएमसी सरकार ने बंगाल के जनता को धोखा दिया है। यहां पर विकास की योजनाओं का लाभ तो नहीं दिया, न यहां पे सड़क दी, न बिजली दी, न पानी दिया, न किसान कल्याण योजना का कोई लाभ ही यहाँ के किसानों को दिया और नहीं नौजवानों को केंद्र सरकार और के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ ही नौजवानों तक पहुंचने दिया। ममता दीदी के नेतृत्व में चल रही टीएमसी की सरकार जय श्री राम के बोलने पर प्रतिबंध लगाती है। राम को हमारे जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता है। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा और ममता दी ने तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता ने बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिन्हें टीएमसी के परिवारों ने जिनकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी, वे 3 परिवार इस मंच पर मेरे साथ यहां पर आए थे। उन्होंने मुझसे अपना परिचय दिया। मुझे देख करके यहां की टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके अमानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बतौर स्टार प्रचारक बंगाल में पहुंचे और उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। 3 अलग अलग जगहों पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन पर हमला बोला, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार प्रदेश के अफसरों को सख्त निर्देश दे चुके हैं कि अफसर अपने सीयूजी नंबरों पर आने वाले फोन कॉल का जवाब खुद दिया करें। लेकिन सीएम योगी की सख्त हिदायतों के बावजूद भी अफसरों के रवैये में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा, जिसके बाद सीएमओ की तरफ से प्रदेश के 4 कमिश्नरों, 26 जिलों के जिलाधिकारियों और 12 पुलिस कप्तानों को नोटिस जारी करके लापरवाही के लिए जवाब मांगा गया है। दरअसल सीएम दफ्तर से प्रदेश के सभी अफसरों को उनके सीयूजी नंबरों पर फोन किया गया था, जिसमें से 4 कमिश्नर्स, 26 जिलाधिकारियों और 12 एसएसपी ने कॉल रिसीव ही नहीं किया, जिसे घोर लापरवाही मानते हुए सीएम ऑफिस की तरफ से इन सभी अफसरों को नोटिस तामील कर दी गई है और अब इन अफसरों को 3 दिन में जवाब देना होगा कि उन्होंने कॉल रिसीव क्यों नहीं किया।
तो गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर अब एक्शन होगा, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं कि उनके सीयूजी नंबर पर कॉल जो भी आएगी उसे खुद ही अधिकारियों को रिसीव करना होगा। लेकिन बावजूद इसके अधिकारी हैं कि सुनने को तैयार नहीं हैं। अब गैर जिम्मेदार अधिकारियों को तलब किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि उनके सीयूजी नंबर पर जो कॉल आती है उसे रिसीव क्यों नहीं किया जाता है। कमिश्नर कहां के हैं जिन अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है? वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या। और पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे से लखनऊ लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई मंत्री मौजूद होंगे, जबकि कई मंत्री वर्चुअली इस बैठक से जुड़ रहे हैं। आज हो रही इस बैठक में यूपी कैबिनेट कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ। मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, आज जो ये बैठक है कैबिनेट की, क्या कुछ अहम इसमें रहने वाला है? कौन से ऐसे अहम प्रस्ताव जिन पर चर्चा होगी, जिन पर मुहर लगेगी? देखिए, मुख्यमंत्री आज वेस्ट बंगाल में थे। पहले उन्होंने वहां पर 3 जगहों पर चुनावी जनसभाएं की और तकरीबन 5:30-6 बजे के आसपास वो वापस लखनऊ लौटे हैं और फिर कैबिनेट बैठक आज बुलाई है, जिसमें कुछ मंत्री जो लखनऊ में थे वो तो वहाँ 5KD पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास पर, और कुछ लोग वर्चुअली ही जुड़ेंगे। अब देखिए, पंचायत चुनाव महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत विभाग से जुड़े कुछ प्रस्ताव हैं जिनमें संशोधन होने हैं, उसको आज कैबिनेट अपना अप्रूवल दे सकता है। इसके अलावा शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कुछ प्रस्ताव हैं जिसमें लगातार संशोधन की बात कही जा रही थी, तो उससे जुड़े हुए कुछ प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकती है। इसी तरीके से औद्योगिक विभाग के लिए भी कुछ प्रस्ताव थे। कई जगहों पर नियमों में कुछ संशोधन करना था, कुछ नियम काफ़ी पुराने हैं। आवास विकास से जुड़े कुछ प्रस्ताव जो हैं उन्हें मंजूरी मिल सकती है। एक तरीके से कहें तो कुछ ऐसे संशोधन होंगे या कुछ कैबिनेट ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी देगी जिसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा, यानी जनता के लिए जो चीज़ें जहां पर दिक्कतें हो रही हैं उनमें नियमों में कहीं कुछ संशोधन किया जाएगा। और कुछ लोग मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए हैं, बाकी ज़्यादातर लोग जो हैं वो वर्चुअली इस कैबिनेट बैठक में जुड़ेंगे। और ई कैबिनेट का हमने अब देखा है कि जो प्रारंभ है वो उत्तर प्रदेश में हो चुका है, तो ये भी एक तरीके से ई कैबिनेट ही होगी, यानी एजेंडा जो है वो कॉपी किसी को सर्कुलेट नहीं होगी, सबको अब टैबलेट मिला हुआ और सारा कैबिनेट का जो एजेंडा है वो उसी पर आ जाएगा। बिल्कुल, सारा जो एजेंडा है वो उस पर साफ हो जाएगा टैबलेट के जरिए ही। शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। और अगली अहम खबर आगरा से, जहां शौचालय के गड्ढे की सफाई के दौरान हादसा हो गया और इस हादसे में 4 लोग बेहोश हो गए, एक शख्स की मौत हो गई। गड्ढे में उतरा युवक जहरीली गैस से बेहोश हो गया। तो ये खबर आगरा से नितिन मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, बड़ी अपडेट ये है कि बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है। अब जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक पहले एक व्यक्ति की मौत हुई थी, लेकिन अब हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। फतेहाबाद क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव की ये घटना है। शौचालय के गड्ढे की सफाई के दौरान वहां जो जहरीली गैसें निकली हैं उसकी वजह से दम घुटने से मौत हुई है। और ऐसे में जब उनको 4 व्यक्ति को गंभीर रूप से हालत थे और उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये बच जाए, लेकिन जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां भी उनको मृत घोषित कर दिया है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। तो एक बहुत ही कहा जाए कि बहुत ही गरीबी में कहा जाए बड़ी चोट करने वाली ये घटना है। बिल्कुल नितिन, एक बार जरा मौत का आंकड़ा दोहरा दीजिए कि कितनी मौत हो चुकी है अब तक, और ये जो सभी लोग हैं जो शिकार हुए इस हादसे का, क्या ये सभी एक ही परिवार के हैं? देखिए, इस पूरे मामले में लगातार पुलिस प्रशासन वहाँ मौके पर मौजूद है। 5 लोगों की इस पूरे मामले में अभी तक जो अपडेट आ रहा है, 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है। सभी लोग सफाई कर्मचारी थे और ऐसे में गहरे गड्ढे में उतरकर ये पूरी तरह से टॉयलेट को साफ कर रहे थे, शौचालय के गड्ढे की सफाई कर रहे थे। और वहाँ जिस तरह से कहा जाए जो गटर की जो जहरीली गैसें हैं उस गैस में दम घुटने से इनकी मौत हो गई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो 5 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। एक की मौके पर ही मौत हो गई ही थी, 4 लोगों को अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर 4 की भी मौत हो गई। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने जब से 26 आयतों को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है,
तब से वो मुस्लिमों और धर्मगुरुओं के निशाने पर है। लेकिन वसीम रिजवी का कहना है कि धर्मगुरु तो सुन नहीं रहे हैं, इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। रिजवी के मुताबिक उनकी याचिका आस्था पर नहीं है। रिजवी ने कहा कि इस्लाम को तलवार की नोक पर आगे बढ़ाने के लिए ये आयतें खलीफाओं के राज में डाली गई। इस्लाम की पवित्र किताब कुरान में कुछ आयतें हट सकती हैं क्या, या हटाई जानी चाहिए? इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वसीम रिजवी साहब हैं। रिजवी साहब, ये 26 आयतें हटाने को लेकर आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया। पहला सवाल तो यही कि अदालत इस मामले पर सुनवाई क्या वाकई में कर सकती है, और आपने अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया इस चीज के लिए? ये तो धर्म का मामला है, ये उलेमाओं का मामला है, ये जो धर्म गुरु हैं उनका मसला है, इसके इंटरप्रिटेशन का मामला जो है। देखिए साहब, जो धर्म गुरु हैं वही तो खराब है, और हमने तो इनको एक पत्र लिखा था जनवरी की 16 तारीख को कि इस पे बैठ जाइए, बैठकर गुफ्तगू कर लीजिए, आपसी बातचीत कर लीजिए। ये कुछ आयतें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में आतंक के लिए बेस बनी हुई है। करीब साल भर की तमाम कोशिशों के बाद कंट्रोल में आए कोरोना ने देश भर में एक बार फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। देश के तमाम राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। एक तरफ देश में कोरोना को मिटाने के लिए वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी ही तरफ लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना के मामलों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली समेत कई जिलों में आज कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसने एक बार फिर से प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि कोरोना को लेकर जितनी भी कोशिशें उसे रोकने के लिए यूपी में चल रही थी, वो और भी सख्ती के साथ अब चलेंगी। यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है, जिसके तहत आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने कई जिलों में छापे मारकर अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया और अवैध शराब की खेप बरामद की, जिन्हें आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव के दौरान खपाने की तैयारी थी। हम आपको 4 जिलों बिजनौर, अमेठी, रायबरेली और एटा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आबकारी विभाग और पुलिस की टीमों ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। बात करेंगे प्रदेश सरकार के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए उन कोशिशों की जो वो लगातार कर रही है, लेकिन कई जगहों से सरकारी स्कूलों की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिससे उसके दावों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आगरा से एक ऐसे ही सरकारी स्कूल की तस्वीर सामने आई है, जहां ना तो छात्र हैं और ना ही शिक्षक। आखिर मामला क्या है, देखिए। यहाँ ना तो स्कूल की घंटी सुनाई देती है, ना स्कूली बच्चों का शोर। अगर यहाँ कुछ है तो वो है सन्नाटा, गंदगी, कीचड़। जरा सोचिए यहाँ कोई कैसे स्कूल जाए और कहाँ पढ़ेगा। कहने को भले ही ये स्कूल हो, लेकिन यहाँ स्कूल की बिल्डिंग और उस पर खुदे नाम के सिवा कुछ भी नहीं जिससे इसे स्कूल कहा जाए, क्योंकि यहाँ स्कूल चारों ओर से गंदे पानी और कीचड़ से घिरा हुआ है। यह आगरा के फतेहाबाद स्थित जटपुरा का पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। आप भी इसे जरा गौर से देख लीजिए, ये गंदे पानी और कीचड़ से भरा हुआ है। अब जब हालात ऐसे हों तो फिर बच्चे स्कूल कैसे जाएं? और जब बच्चे ही नहीं होंगे तो उन्हें पढ़ाने कौन और क्यों आएगा? यानी शिक्षक भी नहीं आते। महीनों से यहाँ ना तो छात्र आ रहे और ना ही शिक्षक। पूरी स्थिति है साहब, बच्चे पढ़ने नहीं आते, रास्ता भी सारा खराब पड़ा हुआ है, गंदगी है बहुत, और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। स्कूल में पानी भरा रहता है? हाँ, पानी भरा रहता है। यहाँ कोई बच्चा कोई आता ही नहीं है पढ़ने के लिए। जो कहते बच्चे तो बोलते क्यों नहीं जाता पढ़ने के, बदबू आती है वहाँ पे। अब सवाल ये कि स्कूल में सफाई और मेंटेनेंस के नाम पर जो बजट बनता हो वो कहाँ जाता है, और जिम्मेदार अधिकारी ने इस स्कूल की सुध अब तक क्यों नहीं, वो भी तब जब शासन और प्रशासन ने सरकारी स्कूलों के कायाकल्प का संकल्प ले रखा है। लेकिन दावों से उलट इसकी जमीनी हकीकत इस तस्वीरों से समझी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।